नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आना। क्या है माननीयों का कहना में आज मेरे साथ एक ऐसे माननीय जुड़े हैं, जिनकी सादगी और ज़मीनी फ़ैसले दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं, जिनसे उनकी पहचान बनी है। बड़े-बड़े ऐसे नाम हैं, जिन्होंने मात खाई है इनसे और कई बार विधानसभा तक पहुँच चुके हैं। मंत्री जी हैं मेरे साथ मौजूद और कोई और नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता के लिए अगर कुछ करते हैं, तो यही करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मंत्री जी दयाल दास बघेल। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। नमस्कार, नमस्कार। क्योंकि सबसे ज़रूरी आपके पास दायित्व है हमारे अन्नदाता का ख़्याल रखना। लेकिन पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इतिहास में कि किस तरीके से आपने शुरुआत की और आपने चाहा कि भई अब मुझे राजनीति ज़रूर चुननी है, राजनीति करनी है? क्या है, शुरू में जैसे ही हम पढ़ाई छोड़े और पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव में मालगुजारी शासन था। गांव में लोग बोले कि पढ़ लिख करके आए हो, अब हम गांव के आपको सरपंच बनाना चाह रहे हैं करके गांव लोग इकट्ठा होकर के बोले। और मैं स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद पंच का चुनाव लड़ा मैं। पंच के चुनाव जीतने के बाद सरपंच भी बन गया। ये है 83 में, ये 1983 में है। और सरपंच बनने के बाद लगातार विकास किया और विकास करने के बाद हमारे एक वरिष्ठ थे जो जिनका नाम मुखीराम साहू है, स्वर्गीय मुखीराम साहू। ये मीसाबंदी था, संघ से जुड़ा था, संगठन से भी जुड़ा था। उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने निर्णय किया कि बाबू ऐसा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और उसके बाद आपको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज में तो ऐसा लड़का दिखता नहीं है। तो उस समय में सरपंच रहते रहते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना और भारतीय जनता पार्टी के अनेक पद में भी रहा हूँ और संगठन में भी काम किया, मंडल में भी काम किया। उसमें जिला अनुसूचित जाति मोर्चा दुर्ग, हमारा जिला दुर्ग था, दुर्ग का अध्यक्ष भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सरपंच रहते रहते मुझे 98 में विधानसभा की टिकट मिल गया भारतीय जनता पार्टी से। और विधानसभा की टिकट मिलने के बाद उस समय की स्थिति तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी क्या था, लोग मिलते नहीं थे। फिर भी बहुत कम अंतराल से चुनाव हार गया और चुनाव हारने के बाद सन 2000 में, विधानसभा चुनाव हारने के बाद सन 2000 में जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ दिया। उस समय हमारा सांसद हुआ करता था स्वर्गीय ताराचंद जी साहू। उन्होंने मना किया, ये तो डिमोशन हो रहा है और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जिला पंचायत लड़ना उचित नहीं है। मैं कहा, माननीय सांसद महोदय जी, लगातार 83 से आज तक के लोगों के संपर्क में जुड़ा हूँ और लगातार संपर्क में हूँ, सबके दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ और कोई भी पद में नहीं रहूँगा तो लोगों से संपर्क मेरा टूट जाएगा। इसलिए सांसद के बात को न मानते हुए मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ दिया सन 2000 में। और 2000 में 7000 से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीत गया और लगातार लोगों के संपर्क में रहा, क्षेत्र के मुद्दा को उठाते रहा और शादी है, छठी है, मरनी हरनी है, सभी कार्यक्रम में अपने विधानसभा में सक्रिय रूप से काम करते रहा, लोगों से जुड़ा रहा, संपर्क रहा। फिर पुनः 2003 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग, संगठन लोग के आशीर्वाद से पुनः हमको प्रत्याशी बनाया गया 2003 में। उस समय भी प्रयास किया, लोगों से जुड़ा हुआ था। उस समय भी लगभग 13,500 वोट से चुनाव जीता 2003 में। और चुनाव जीतने के बाद पार्टी में कुछ दिन काम किया। उसके 6 महीने के बाद अपना एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उसमें माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का
उपाध्यक्ष बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और उसके बाद समाज के साथ लगातार जुड़ के सेवा करता रहा और जो भी राशि गांव के विकास के लिए, चाहे सामुदायिक भवन हो, मंगल भवन हो, गली कांक्रीटीकरण हो, रंगमंच हो, ये क्षेत्र में घूम घूम के समाज के लिए काम किया। और उसके बाद पुनः अपने को 2008 में फिर पार्टी ने आशीर्वाद दिया और फिर प्रत्याशी बनाए। 2008 में भी चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उद्योग मंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उद्योग मंत्री बनाए। उद्योग विभाग में काम किया, साथ ही साथ उद्योग विभाग में काम करते करते अपने को राजस्व मंत्री का दायित्व मिला। राजस्व मंत्री में भी मंत्री पद का दायित्व मेरे पास था। 2008 के बाद 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और विश्वास करके फिर पुनः प्रत्याशी बनाए। 2013 में भी अपन लगभग 27,200 वोट से चुनाव जीत करके आए। माननीय अपना पूर्व मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। उन्होंने संस्कृति, पर्यटन और सहकारिता विभाग का भी मंत्री पद का दायित्व दिया। उसमें भी हम काम किए और लगातार काम किए और किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा और नहीं ऐसा हमारे ऊपर कोई आरोप लगा। तो ये लगातार करने के बाद सन 18 में भी हमको भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पुनः प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन उस समय हम असफल हो गए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी लोगों के टच में तो था ही, लोगों के साथ जितना सुख में, दुख में और क्षेत्र के विकास के लिए और कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए सामने आकर विरोध करता था, लड़ाई लड़ता था और लोगों के सेवा करते रहा। फिर 2023 आए। 2023 में भी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन इन सब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। उसमें भी मैं 15,250 वोट से चुनाव जीत करके आया हूँ। और चुनाव जीतने के बाद अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से अभी जो है मुझे खाद्य मंत्री का दायित्व मिला है। और खाद्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद लगातार काम कर रहा हूँ। और इस विभाग में आपको मालूम है किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। और ये अवसर सम्मानित विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। कि छोटी सी हार को अपने मस्तिष्क पे इतना भारी मत होने दीजिए कि आपको ये लगे कि बस अब मेरा जीवन ही कुछ नहीं। पूरा जिस तरीके सफ़र हमने सुना है, कई बार आपने हार का भी सामना किया है और हर बार आपको जीत मिले ये ज़रूरी नहीं है। एक छोटे से गांव से आप निकलते हैं, लेकिन उस दरमियान जब आपको हार कहीं ना कहीं मिलती है, कभी हताशा भी हाथ लगी होगी? जी, उस समय 98 में चुनाव हारने का कुछ अलग कारण था। उस समय मतपत्र होता था और कांग्रेस का गवर्नमेंट था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। अब उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी स्थिति परिस्थिति बना, चुनाव हार गए, हम उसको शहर स्वीकार किए और स्वीकार करने के बाद घर में नहीं बैठे, लगातार लोगों के टच में रहा। इसलिए मेरे पास एक ठो पद तो था ही, सरपंच था ही, 98 में भी था, 2000 में भी था, 2000 में जिला पंचायत सदस्य बन गया। तो हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहा और लोगों के नज़र के सामने किसी के दुख है, किसी के समस्या है, किसी के परेशानी है, उसमें सामने आकर के खड़ा होता था। और उस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा है और ऐसे उस समय कद्दावर नेता कहा जाता था पूर्व मंत्री स्वर्गीय डेरू प्रसाद घितलहरे। ये था, उसका बहुत दबदबा था और समाज में भी उसका पकड़ था और क्षेत्र में भी बहुत दबदबा था। ऐसे दबंग व्यक्ति से चुनाव लड़ करके उसे परास्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ऐसे दबंग व्यक्ति से मैंने 98 में भी चुनाव लड़ा, पराजित किया
2003 में भी उसी से चुनाव लड़ा, पराजित हुआ। 8 में भी उसी चुनाव लड़ा, फिर पराजित किया। और 13 में भी उसी से चुनाव लड़ा। और लगातार उसको मैं नहीं हराया हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता ने उसको हराया है। लेकिन मेरे पक्ष में रिजल्ट दिए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन 18 में चुनाव एक कोई बाहर से आया, उसमें अब जो भी स्थिति परिस्थिति रहा उसमें हार का सामना करना पड़ा। और लगातार वो 2023 में भी एक कैबिनेट मंत्री जो सतनामी समाज के गुरु, और जिसको सतनामी समाज एक प्रकार से भगवान शरीक मानते हैं, जगत गुरु है, उससे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया और उन जनता के आशीर्वाद से 15,250 वोट से चुनाव जीतने का भी आशीर्वाद मिला जनताओं से। और तब से ये विभाग में मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, इतना डीप आप जाना नहीं चाहते मतपत्र में कुछ भी हुआ हो, लेकिन वही एक मुद्दा एक बार फिर से अब कांग्रेस लेकर आ जाती है। कहती है कि यहाँ जो है वोटिंग में धांधली हो रही है, यहाँ वोट चोरी हो रही है, ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं हो रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है या फिर अपनी विफलता को किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है? ये कांग्रेस का विफलता ही है। आज ये जो मशीन में चुनाव हो रहा है, इसको सब स्वीकार कर रहे हैं, जबकि सबके समक्ष होता है चुनाव। और इन लोग मतपत्र में क्या खेल खेलते थे, इसको सब जानते हैं। जिला पंचायत चुनाव में भी क्या खेल हुआ मेरे क्षेत्र में, उसको भी सब बहुत नज़दीक से देखे हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस छल छिद्र से चुनाव लड़ते हैं और मैदान में लड़ करके हारते हैं तो ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब 18 में क्यों चुप हो गए? 18 में तो एक तरफा रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी 14 सीट आए, एक तरफा ये लोग चुनाव जीत करके आए। उस समय क्यों नहीं बोले? उस समय भी तो इन लोगों को आरोप लगाना चाहिए। जीत गए तो ठीक है, हारने के बाद आरोप है। तो इन लोगों का आदत में है ऐसे ही आरोप लगाने का। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत पेश कर रहे हैं कि ये हाउस नंबर पे कोई नहीं रहता, ये हाउस नंबर है नहीं। तो इतने प्रूफ्स के साथ अगर बोलते हैं तो क्या वो भी सिर्फ अपनी विफलता को छुपाने के लिए? सिर्फ अपने विफलता को छुपाने के लिए हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ना है तो वो फोड़ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमारे देश के यशस्वी, यानी देश और दुनिया में लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी है। और उनका मेहनत, उसका लगन आप सबको मालूम है कि लगातार 18 घंटा काम करते हैं देश के हित में, राष्ट्र के हित में। और आज तक के एक भी दिन का छुट्टी नहीं ली हुआ। ये बहुत बड़े बात है। और आज सब देख रहे हैं एक तरफा कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कई प्रदेश में सरकार बन रहा है, देश लोकसभा चुनाव में जीत रहे हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है तो हमारे सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज भी देखो चुनाव हुआ बिहार का, क्या स्थिति परिस्थिति, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। ये मेहनत है, लगन के साथ हमारे सदैव प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मेहनत, संगठन का मेहनत, संघ का मेहनत, ये सब का मेहनत है। और वैसे ही देश के लिए काम कर रहे हैं। आज देश का क्या स्थिति परिस्थिति था, किसी से छुपा नहीं है। देश को किस नज़र से देखते थे, कोई भी विरोधी देश कमज़ोर यानी गलत नज़र से देखते थे। लेकिन आज हम दावे के साथ कहते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है कि भारत देश को गलत दृष्टि से देख सके, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आजकल जो सबसे गर्म मुद्दा पूरे देश में है वो एसआईआर का मुद्दा है। बोला जा रहा है कि बीएलओ जो है एक्सट्रीम प्रेशर में है और यही वजह है कि कई जगहों पर वो सुसाइड कर रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा कौन सा प्रेशर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, न किसी के ऊपर कोई प्रेशर है। आज घर घर जा कर के, एक एक घर जा कर के संख्या और कहाँ हैं, एक एक फार्म भरवा करके उसमें नाम जोड़ा जा रहा है। और जो हकीकत में गलत नाम है, जो रहता ही नहीं है, यहाँ फर्जी नाम डला है, उसको अलग कर रहे हैं। 2003 का भी मतदाता सूची है और आज का भी है।
तो जो रहता ही नहीं है गांव में, इसका किसी का डबल जगह नाम है या कोई बाहर से आकर के गलत ढंग से नाम जुड़वाए, उसका नाम तो कटेगा ही, और वही हो रहा है। तो उस सफ़र से इस सफ़र तक एक बहुत कठिन फ़ैसला था जिसको लेने में मुझे बड़ी परेशानी आई थी। कोई एक फ़ैसला जो आज भी लगता है कि कठिन फ़ैसला था मेरे लिए? क्या है कठिन फैसला? तो देखिए, चुनाव तो कठिन होता ही है। हुँ। चुनाव चुनाव होता है। चुनाव को कोई भी दृष्टिकोण से हल्का में नहीं लेना चाहिए। सामने वाला कोई भी रहे, उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ये जो 23 का चुनाव था, हुँ। हकीकत में बहुत कठिन था। अपन 18 में चुनाव हारने के बाद पुनः टिकट ले आना, और एक कैबिनेट मंत्री जो भी सतनामी समाज की गुरु है, उसको चुनाव हराना, ये तो इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जनता का प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे अन्नदाताओं के लिए, क्योंकि हमेशा देखते हैं कभी कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कभी धान के मुद्दों को लेकर लड़ाई हो रही है, कभी एमएसपी को लेकर लड़ाई हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अहम है, जो हमारे जनता को या हमारे अन्नदाता को समझ लेनी चाहिए कि आपके बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए होनी ज़रूरी है और हमारे नज़रिए से चीज़ों को समझिए। देखिए, ये तो मैं अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, हुँ। जो ये फूड विभाग का दायित्व मुझे मुझे मिला है। और ये विभाग जो है सीधा-सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, और उन गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ है। ये जो किसान है, उसका धान आज हम खरीद रहे हैं। पिछले साल 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदे, और उसके इस पिछले वाले साल में 1,49,000 मीट्रिक टन धान का हम लोग खरीदी किए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उसका पेमेंट भी 1 हफ्ता के अंदर किसानों को खाता में दिया गया है। ये बहुत बड़े बात है। कभी हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने इंतज़ार नहीं किया कि किसी जन्मदिन का इंतज़ार करें या किसी के मरण दिन का इंतज़ार किया। इन्होंने नहीं किया, और सीधा-सीधा 1 हफ्ते में किसानों के खाता में पैसा एक मुश्त गया। ये बहुत बड़े किसान के लिए सौभाग्य और खुशी का विषय है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा, आज धान खरीदी चल रहा है हमारा। धान खरीदी में भी कई प्रकार के अफ़वाह फैला रहे हैं, लेकिन अभी तक हम 12 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी कर चुके हैं, और दौरा भी कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ धान खरीदी केंद्र है, वहाँ जा कर के जनता से पूछ रहे हैं, भाई किसी प्रकार का टोकन लेने में कोई परेशानी तो नहीं है, धान बेचने में कोई परेशानी तो नहीं है, बारदाना की कोई कमी तो नहीं है, तौल ठीक से हो रहा है कि नहीं। अपने सामने में तौला करके देखता हूँ। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़े मुद्दा है, किसानों का धान खरीदना और बम्पर धान खरीदना और सबका भुगतान करना। दूसरे तरफ जाओ कि पीडीएस दुकान, हमारे पास 81 लाख से ऊपर राशन कार्ड है। 81 लाख से ऊपर राशन कार्ड है। इन राशन कार्ड में चावल पहुंचाना ये भी बहुत कठिन बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और चावल प्रत्येक महीना मिले और राशन दुकान खुले, इसके लिए काम कर रहे हैं कि जो भी हितग्राही उसको बार बार भटकना न पड़े, सही तौल हो और साफ चावल मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक स्थिति परिस्थिति है कि हम जा कर के गोदाम जहाँ जहाँ है, वहाँ चाहे नान का गोदाम हो, चाहे एफसीआई का गोदाम हो, दोनों का चावल निकाल करके हम चेक करते हैं कि चावल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक भी जगह कहीं शिकायत मिलता है कि गलत चावल है, तुरंत हम जांच कराते हैं, और लेकिन अभी तक ऐसा अवसर नहीं मिला है कि हमको गलत चावल मिल रहा है। और ऐसा शिकायत भी नहीं मिला है कि हमको 1 महीना 2 महीना से चावल नहीं मिला है, ऐसा भी शिकायत नहीं मिल रहा है। रात दिन लगे रहते हैं, अधिकारी के ऊपर टच में रहते हैं कि चावल बटा कि नहीं। बाकी जो भी है ये बटा कि नहीं, इसके लिए लगे रहते हैं। और आज हकीकत में ये जो चावल वितरण का है मुद्दा, पिछले बार तो हम एक साथ
3 महीना का चावल दिए। ये उसके बाद चावल उत्सव मनाए, हमारे कार्यकर्ता लोग जा करके पीडीएस दुकान में उत्सव मनाए और बताए कि ये 3 महीना का हम चावल एक साथ दे रहे हैं। उसमें ये डर था कहीं कहीं पे 1 महीना का चावल 2 महीना का चावल दे करके दस्तखत न करा ले। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के जितने हैं ना कार्यकर्ता उसको लगाए थे और जा करके उसके निगरानी में चावल उत्सव मनाए और 3-3 महीना का राशन एक साथ वितरण किए हैं। ये हमारे विभाग का सफलता है। 2025 की भाजपा की सरकार और जब आपने एंट्री की थी तब की भाजपा की सरकार में एक बड़ा परिवर्तन क्या देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन है। उस समय आपको मालूम होगा 2003 के पहले छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति परिस्थिति था। इतना दयनीय स्थिति छत्तीसगढ़ का था। हकीकत में मैं भी किसान हूँ। उस समय 2/4 मजदूरी मिलता था, इतना सा चावल होता था। हमको तकलीफ होता था, इसका 4-5 बच्चे हैं, इसके माँ बाप है, पति पत्नी है और इतना चावल में कैसे पेट भरेगा। इतना गरीबी था। लोग सबको मालूम है कि मजदूर फसल काटने के लिए आते थे और फसल काट करके उस समय बाढ़ी खाते थे धान का और माल गुजार के हम पहुंचा देते थे, फिर घर में ताला लगाए परदेश चल देते थे। इतना ज़्यादा भूखमरी था। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बहुत गंभीरता से लिया कि इस लोग भूखे पेट सो रहे हैं, ये तो घोर अन्याय है। फिर उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हुए फिर 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल दिया। हकीकत में ये वरदान साबित हुआ। जब से 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल मिला, भर पेट भोजन और जो बाढ़ी खाते थे वो बंद, कमाने खाने के लिए जाते थे वो भी बंद। इतना ही नहीं, डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी काम किया कि 5 हार्स पावर पंप का कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन मुफ्त किया। कहाँ 16-18% ब्याज था कृषि लोन में, उसको घटाते ला के 0% किया। आज ये जो भरपूर पैदावारी दिख रहा है ना, इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और आज आप जा कर के देख लीजिए, पलायन बंद हो गया है, 1-2 जाते हैं। और दूसरा बात, ये जो गरीबी था, आप जाके देखो, ढूंढते रह जाओगे, एक मजदूर आपको नहीं मिलेगा। आज मशीन है तो पर्याप्त पैदावारी हो रहा है और सभी घर आज जा कर के देखोगे तो ताज्जुब लगता है। जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन हो, ट्रैक्टर रखे और ट्रैक्टर रख के क्या करता है, अपना तो कर लेता है, अधिया लेता है और अधिया लेके बहुत अच्छा से आज गांव में जा कर के देखोगे, जो शहर में बिल्डिंग है और टाइल्स लगा हुआ, आप गांव में जाके देखो, बहुत खुशी लगता है। गांव में बिल्डिंग बड़े बड़े और बाकायदा टाइल्स लगा हुआ, ये आश्चर्य लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। लगातार जो है ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा लगते हैं 2014 के बाद से ही कि ये धर्म को लेकर राजनीति करती है, हमेशा धर्म ज़रूर बीच में लेकर आती है और यही वजह है कि इनकी राजनीति चमक रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने वाला तो आरोप लगाता है। क्या है, विकास भी है, चुनाव से जुड़ा हो मुद्दा है। आप जाके देख लो, रायपुर बिलासपुर से रायपुर आने में लगभग 5 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा मारे हैं। देख लो 4 लाइन 6 लाइन, जहाँ भी देखो, ग्रामीण एरिया में भी आप देख लो, चमचमाते डामर रोड पहुँचा है। और ये उसका श्रेय जाता है सद्य हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जाता है, जिन्होंने काम के बदला अनाज और दूसरा प्रधानमंत्री सड़क। तो आज गांव-गांव जो सड़क दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का देन है। विकास भी हो रहा है, शिक्षा की स्तर देख लो, स्वास्थ्य का देख लो, और जो भी विकास है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसीलिए कांग्रेसी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी तो अवसर मिला था 5 साल का। बता दे, कोई भी सड़क में अगर कहीं एक धमेला गिट्टी डला होगा तो एक भी सड़क में एक धमेला गिट्टी नहीं डला है। विकास के नाम से 0 और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कितने लोग जेल में हैं, ये किसी से छुपा नहीं। आज
और कौन कौन जेल में है कहना नहीं चाहता, सब जानते हैं। ये कांग्रेस का है और ये भारतीय जनता पार्टी, दोनों में यही अंतर है कि जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आता है तो विकास पे विकास होता है और लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देता है। और कांग्रेस के 5 साल रहा, एक भी कार्यक्रम सफल नहीं, भरपूर भ्रष्टाचार उसका नारा था, नरवा गरवा घुरवा बारी, यही हमारे 4 चिन्हारी। आप जाके देखो, बारी, घुरवा, नरवा, जाके देखो ना। आज ये मवेशी जो ढीला दिख रहा है ना रोड में, ये कांग्रेस सरकार का देन है। अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग जेल में हैं भी और मैं नाम नहीं लेना चाहता। हालाँकि सबको पता भी है कि छत्तीसगढ़ का एक मशहूर नाम है चैतन्य बघेल जेल में है। लेकिन लगातार ये आरोप भी लगते आए हैं कांग्रेस पे कि ईडी और सीबीआई आप लोगों की यानी कि बीजेपी की जेब में है। यही वजह है कि कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस वालों में होती है। देखिए, जो ईडी वगैरह के छापा के बारे में बात करोगे तो सबके यहाँ कौन सा छापा डल रहा है? फिर छापा डल रहा है तो जो किए हैं अपने कर्म उसको भोग रहे हैं। जो है वो तो प्रूव्ड है, राइटिंग में है, जो किए हैं वो तो दिख रहा है सबके सामने। देखो मंत्री श्री के जेल में, तो ईडी का जो छापा वगैरह है, जो ये लोग किए हैं, जो कर्म किए हैं, जो कार्य किए हैं, तभी तो ईडी छापा होता है। किसी के कहने पे ईडी का छापा नहीं पड़ता। ये छापा उसकी चाहे वो पुराना इतिहास, पुराना रिकॉर्ड और शिकायत के बेस में ये लोग छापा मार करके कार्रवाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती उसी के घर छापा मारे, जो किए हैं उसी के आधार पर छापा पड़ता है। राजनीति में एक चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती है, चाहे मैं इतने समय से राजनीति में हूँ, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती और ये मैंने देखी है, मुझे पसंद नहीं आई। एक बात तो ठीक कह रहे हैं, जैसे कि घर परिवार से हकीकत में दूरी बनाना पड़ता है। अगर घर परिवार में रहोगे, घर में रहोगे, तो जनता के लिए क्या काम कर पाओगे कि अभी विभाग के लिए क्या काम कर पाओगे। इसीलिए ये तकलीफ़ तो होता है और रात दिन मेहनत और टेंशन का काम है राजनीति। हमेशा विभाग में दिमाग लगा के रखोगे तभी विभाग ढंग से चलता है। और जो बताए घर परिवार का है, सबका परिवार है और एक आदत सा है आने जाने का, दौड़ा करने का आदत बनाना भी पड़ता है। तो इसी हिसाब से ये जो पद है निश्चित रूप से आदत बना करके चलना पड़ता है और सब परिवार का भी काम हो, साथ ही साथ घर की किसानी भी देखना पड़ता है, विभाग को देखना पड़ता है लगातार। ये तो है ही है, ये तो करना ही पड़ेगा राजनीति में। युवा जो मेरा दयाल दास, जब वो दयाल एक युवा दयाल एंट्री किए थे राजनीति में और एक आज मंत्री जी दयाल दास बघेल, मैं एक चीज़ आज भी चाहता हूँ या तो उसकी पीठ थपथपा दूँ कि उस समय उसने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी, बेशक मेरे खिलाफ सब लोग थे। और एक चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ। क्या है, देखिए, युवा लाइफ अलग होता है और जैसे सरपंची कार्यकाल है, उस समय इतना बड़े जिम्मेदारी नहीं थे, एक ग्राम पंचायत था, लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से पूरा विधानसभा को लेकर के, जिला को लेकर के काम करते थे, तो वो उम्र अलग था। और उस समय बहुत ज़्यादा दौड़ भाग और जो कुछ भी है वो एक अलग उम्र होता है युवा का। और जैसे ही चाहे उम्र जो भी हो, बहुत से युवा विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। जैसे जिम्मेदारी सर पे आता है तो निश्चित रूप से अपने आप को वो जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जो जिम्मेदारी मिलता है, बहुत बड़े जिम्मेदारी मिलता है, तो जिम्मेदारी के हिसाब से उसी हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है, उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। जैसे युवा सरपंच थे वो अलग था और ये पद में आने के बाद इसी हिसाब से हमको ढलना पड़ा और इस हिसाब से। तब तो जवानी का एक क्षण जो आज आपको कहीं न कहीं युवा जब आप थे, मुझे आज ये याद आता है और मुझे लगता है कि मैंने ये काम बेहतरीन किया था, वो आप साझा करना चाहें आज के युवाओं के साथ? नहीं, ठीक है, वो मैं तो जितने युवा हैं हमारे क्षेत्र में बैठते हैं सब, और से लोग आकर के बैठते हैं तो चर्चा करते हैं।
और सरपंच काफ़ी तादाद में वो लोग भी आते रहे, उनके साथ काफ़ी समय चर्चा करते हैं और समझाते भी हैं। एक जिम्मेदारी है, अच्छे काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, जैसे हम अच्छे काम किए तो आगे बढ़े, आप लोग की भी जिम्मेदारी है। सरपंच बन गए हो, युवा हो, अच्छे से काम करो, संपर्क में रहो, तभी आगे बढ़ोगे। और अधिकतर देखने को मिलता है सरपंच जो अच्छे काम करता है और जो अपने छवि को ठीक से रखता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और जो छवि खराब कर लेता है एक बार के बाद चला जाता है। इसी प्रकार विधानसभा है, इसमें भी आप देख लीजिए, पहले बार विधायक जो बनते हैं, पहला चुनाव जो लड़ते हैं और पहली बार चुनाव जो जीतते हैं, वो सामने वाले के नाम से जीतते हैं। सामने वाले के नाम से जीतते हैं, बोले नहीं इसको हराना है, उसका छवि खराब, इसको हराना है, ये उद्देश्य से ये चुनाव जीतता है। और जब दूसरा बार चुनाव लड़ता है तो अपने छवि से जीतना पड़ता है, अपने छवि से, अपने विकास से, अपने व्यवहार से, अपने मेहनत से, लोगों से कितना जुड़े हो, कितना दुख सुख में आ जा रहे हो। ये दूसरा चुनाव बहुत कठिन चुनाव होता है। पहला चुनाव आसान है और दूसरा चुनाव में टिकट तो मिल जाता है, लेकिन जीतना कठिन रहता है। तो काफ़ी कुछ अपने छवि को बना करके रख के और क्षेत्र के लिए विकास से लेकर के लोगों के दुख सुख में आना जाना और ज़्यादा सक्रियता से काम करोगे तभी दूसरा चुनाव जीत पाओगे, नहीं तो दूसरा चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन अगर जीतना है तो बीजेपी के पास चेहरा सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। उसके अलावा वो चेहरा कभी भी आगे नहीं करते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, हमारा तो है ही है यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। आज उसका छवि है और छवि के साथ साथ उसका मेहनत है, और जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और रह गया भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास नेता की कमी नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नेता आज की तारीख में है तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। नेता की कमी नहीं है, वक्ता की कमी नहीं है, विद्वान की कमी नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी में भरा पूरा है। अब कांग्रेस में देख लो, एक अकेला वो परिवार बनेगा तो वही बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वही बनेगा, प्रधानमंत्री दावेदार रहेगा तो वही रहेगा। तो ये आदमी को कई लोग तो पप्पू तक बोलते हैं। अब देश की जिम्मेदारी और देश ऐसे आदमी के हाथ में कैसे बागडोर देगा? देश को विश्वास होना चाहिए, आम जनता को विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा नेता है और देश को काफ़ी ऊंचाई तक के ले जा सकता है। कि जनता का विश्वास हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, जिन्होंने देश के लिए काम किया। देखो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 11वां नंबर में था, आज उसको 4थे नंबर पे ले आए, और निश्चित रूप से आज उसका 47 तक के 2047 तक के विश्व गुरु बने, विकसित भारत बने, ये कल्पना है। और उसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक योजना बता दो, कोई भी योजना लॉन्च करता है उसे धरातल तक उतारता ही है, तब योजना सफल होता है। आपने कहा विकसित भारत बनाना है और हमने वहां तक का लक्ष्य भी सोचा हुआ है। एक और ना कई बात आ जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो भी लक्ष्य है। तो इससे अन्य जो धर्म, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए भारत देश, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। आज भारत में रहते हैं सब हिंदू हैं, जो हिंदू से अलग मान के चलते हैं वो लोग समझें। बाकी हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान देश में जो है हजारों जाति के हैं, धर्म के हैं, लेकिन सब हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं। बिहार में कैसी एक बहुत बड़ी गलती है जो विपक्ष से हो गई, क्योंकि तेजस्वी आरजेडी की पार्टी को इस कदर मात खानी पड़े लगा नहीं था। बिहार में जानते हो कितना मेहनत हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पूरा टीम
इतना मेहनत, इतना प्रयास किया वहाँ, निश्चित रूप से। और बिहार में जो काम हुआ है, गठबंधन का जो हमारा मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा जो काम किया है, असल में विश्वास में जनता को लेकर के काम किया है, उसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिला है। ये कहते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे कौन सी महिला का हाथ है? हमारे कामयाबी के पीछे अब तो माँ का तो आशीर्वाद मिला ही है, और श्रीमती है, उनका भी हमेशा आशीर्वाद मिलते ही तो जब रहता है। चुनाव में एंट्री की थी तो माता जी का तब क्या सोचती कि अच्छी चीज़ है राजनीति में जाना? अब माता जी जैसे टिकट मिला, वो तो पूरा महिला टीम लेके गांव-गांव प्रचार में निकली थी, और खूब मेहनत उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है। निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद मिला है इस चुनाव जीतने में, ये मैं कह सकता हूँ। माँ की सीख अभी कोई याद आती हो? माँ का भी बहुत याद आता है। माँ सब्जी को भी बेटा आएगा सब्जी खाएगा करके एक कटोरा में छुपा के रख देती थी। जैसे खाना खाने बैठता था तो सब्जी जो सब्जी बना रहता था अलग रख देता था और ला करके खाना के समय पहुंचाती थी। यानी अथाह प्रेम माँ का, और माँ का आशीर्वाद, माँ का, पिताजी तो 103 साल तक जिंदा रहे, 103 साल। तो उनकी राजनीति के लिए क्या सोचा और पिताजी किस पिता पृष्ठभूमि से थे? पिताजी का पृष्ठभूमि था, गांव में मालगुजार सरपंच था, और मेरे पिताजी को उप सरपंच बनाए थे। 2.5 साल के कार्यकाल बचा था तो मालगुजार का डेथ हो गया, तो पिताजी उप सरपंच था, तो पिताजी को प्रभार मिल गया सरपंच का, और उन्होंने भी काम किया। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो पिताजी को फिर सरपंच बनाए, तो पिताजी भी सरपंच था लेकिन भारतीय जनता पार्टी का था। हाँ, और हालांकि वहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, लेकिन उतना विकास तो नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं मिलता था पंचायतों में, सरपंचों में। थोड़ा बहुत ही काम करा पाए थे। उसके बाद फिर मेरा अवसर मिला, और मैं 17.5 साल रहा हूँ, 83 से 2000 तक के 17 साल सरपंच रहा हूँ। और मेरे बाद भाभी 10 साल तक सरपंच भाभी थी। अच्छा, तो 7.5 और 17 और 10 लंबा सफर का लंबा सफ़र, और गांव के मालगुजार थे। चरणदास महंत जी ने हाल ही में आपको एक चिट्ठी लिखी थी, मतलब आप ही के विभाग के लिए चिट्ठी थी, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहीं ना कहीं कार्य करना चाहेंगे, चाहे वो बोरों की बात हो या 7.5 रुपए की बात हो? क्या है, बोरा के बारे में हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, और काफ़ी उसका सम्मान करता हूँ। और नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा का अध्यक्ष हैं, बहुत विद्वान भी है। वो क्वेश्चन करते हैं मेरे विभाग में, और बोरा के बारे में एक दिन वही लगाया था, क्वेश्चन भी लगाया था, बोरा बारदाना का वज़न कम है। मैं कहा भाई बारदाना के वज़न कम नहीं है, जो भी बारदाना आता है सीधा कलकत्ता से फैक्ट्री से आता है, और तौल होता है, तौल में उसमें कुछ परसेंटेज का ये रहता है गैप, सूखने के बाद इतना आना चाहिए। और नेताजी को मैं बताया भाई जब आप तौले थे तो 520 ग्राम 30 ग्राम बता रहे हो, वो हकीकत में 560 ग्राम का बारदाना था। मैं जाकर तौलाया हूँ, उसके पहले भी मैं तौला चुका हूँ, और जहाँ भी बंडल उतरता है एक एक दो दो बोरा तौला करके रिपोर्ट लेता हूँ। तो बहुत ही वरिष्ठ है, मैं उसके बाद सम्मान करता हूँ, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमेशा सम्माननीय है, सम्माननीय रहेगा। आने वाले सत्र में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ खास जो आपकी ओर से मिलने वाला हो, कुछ तोहफा? अब आने वाले सत्र में अब हमारा विभाग है चल रहा है, और हम उसके लिए प्रस्ताव बना रहे। अभी तो धान खरीदी में ही व्यस्त है पूरा विभाग, और आने वाले समय के लिए विभाग में हम कुछ नया माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए हैं कि जो राशन दुकान है यहाँ पैकेट वाला गेहूँ ये बांटने का हम प्लान बनाए हैं। जैसे अरहर दाल है सस्ता में, चना दाल है, ये भी राशन दुकान में जाए,
और प्लास्टिक के बॉटल में तेल भी वहाँ पहुँचे और कुछ अन्य सामान है ज़रूरी, ये राशन दुकान में बेचने का हमारा प्लानिंग है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा किया हूँ और समय आएगा तो ये राशन दुकान को बढ़ाएंगे और सभी वस्तु सस्ते में मिले, इसके लिए विभाग काम कर रहा है। और परिवारवाद की राजनीति के लिए आपकी क्या सोच है? परिवारवाद उसमें चलता है कांग्रेस पार्टी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं जैसे चलता। कई ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो भाजपा में आए हैं, तो उनके ऊपर हमेशा भाजपा बोलती है कि दिक्कत हमारी सिर्फ गांधी परिवार से है, दिक्कत इन लोगों को परिवारवाद से नहीं है। ऐसे कई लीडर्स हैं। नहीं, अब कई लीडर हैं जो देख रहे हो, कांग्रेस एक डूबती नैया के बराबर है। क्यों सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना चाह रहे हैं? आज देखो हमारे धर्मजीत सिंह ठाकुर, वो पहले जोगी कांग्रेस या कांग्रेस उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी आए और आज भी बोलता है, विधानसभा में बोलता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है। मैं सब देख करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में आया है और विधायक बन गया। इसी प्रकार के ही एक लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, सम्मान करते हैं। जैसे आपके पिताजी ने भी जनता की सेवा करी है, लंबा समय दिया है जनता को, आपने भी जनता की सेवा के लिए लंबा कार्य किया है। आगे आने वाली पीढ़ी अगर जनता की सेवा करना चाहे तो उनके लिए है, दरवाजे खुले हैं आपकी तरफ से? देखो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो नहीं चलता, लेकिन 2 लड़का है मेरा। एक लड़का शिक्षक है और किसानी भी देखता है और छोटे वाला लड़का लगातार तीसरा बार का जिला पंचायत के सदस्य, ये तीसरा बार जीता है। मैं बोल दिया था मैं लड़के के चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन उस क्षेत्र की, उस जिला पंचायत के एरिया वाले लोग ज़बरदस्ती आकर के झगड़ा करते हैं, बोले आपको क्या लेना देना, हम खड़ा करा रहे हैं, हम जिताएंगे, और खड़ा कराते हैं और जितवा देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, कभी अचानक मैं बाहर रहता हूँ तो लड़का लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो लड़का संभाल लेता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये जिला पंचायत का सदस्य रहे। आगे आने वाले 5 सालों में आप छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ खास कार्य करना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सा अभी काम बचा है, छत्तीसगढ़ को और विकसित करना है। अभी लेदे के हम लोगों का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ को सब गलत निगाह से देखते थे। जैसे कोई भी पर्यटक या विदेशी यहाँ आता था, एयरपोर्ट में उतरता था तो उसको भय बना रहता था कि कहीं गोली न मार दे नक्सली। इतना ज़्यादा नक्सली का, छत्तीसगढ़ माने नक्सली का गढ़, ये सबके जुबान में था। दिल्ली से लेके जहाँ बातें ना, कहाँ के हो, अरे बाप रे, वो नक्सली गढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ नक्सली गढ़ का है, क्या हाल है नक्सली के, ये पूछते थे। आज बहुत बड़े खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह के अथक प्रयास से आज नक्सली सफाया की स्थिति में है और जो तारीख दिया है, निश्चित रूप से तब तक के पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा। उसके बाद बस्तर को देखना। बस्तर की बात कर रहे हैं तो लगातार आप लोगों के ऊपर कांग्रेस ये कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा देती है, आरोप लगा देती है कि बस्तर को खाली करवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि यहाँ बड़े बड़े ऐसे कारोबारी हैं, उनके हाथ में देना है बस्तर की खूबसूरती ख़त्म की जा रही है, पेड़ कटाई की जा रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस कुछ काम करना नहीं। नक्सली से क्या था मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज हकीकत में देखोगे बस्तर के लिए एक बहुत बड़े सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सोच है, हमारे मुख्यमंत्री का भी सोच है। बस्तर को एक कश्मीर कहा जाता है। आज भी देखोगे बस्तर का ऑटोमेटिक क्या दृश्य, क्या सीन, क्या खूबसूरती, शुद्ध आबहवा, इतना बढ़िया हमारा बस्तर है। नक्सली समाप्त होने के बाद देखना छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध जगह रहेगा तो हमारा बस्तर रहेगा। एक तो जिस तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्रेशन को लेकर कई ऐसे संशोधन हुए हैं, कांग्रेस लगातार उसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के साथ चौपाटी, जहाँ पर नालंदा जो 2 है, यहाँ विकसित करना है, बच्चों का विकास करना है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? दोनों। देखिए,
क्या है, ज़मीन का जो भी है सरकार उस पर विचार कर रहा है और विचार करने के बाद सब ठीक करेगा। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार निश्चित रूप से लोगों का, जनता का, किसानों को चिंता करते, इस बात का भी चिंता करेगा। पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ये बयान दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घमंड के लिए जो चौपाटी है वो खाली करवा दी गई है और कई रोजगार जो है वो छीन लिए। ऐसा नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी प्लान बनाता है और लोगों के हित में काम करता है, वही मैं कहना चाहूँगा। ये कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से भ्रम फैलाने की राजनीति है जो कांग्रेस शुरू से हर बात में कांग्रेस वही है, भ्रम फैलाने का ही काम करता है और तिल को ताड़ बढ़ा देता है और ताड़ बढ़ा करके ऐसे ढंग के, गलत ढंग के प्रचार करता है, वो जनता सब जानते हैं, जनता सब समझ रहा है और चुनाव के समय भी जो अफवाह फैलाता है उसको भी जनता समझ लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। ये थे मेरे साथ दयालदास बघेल जी, जिन्होंने बड़ी सादगी से तमाम बातें जो हैं वो बता दी है। उन्होंने बता दिया है कि इतना लंबा समय रहा है मैंने जनता की सेवा अगर की है तो जनता ने भी वो पूर्ण विश्वास मुझ पर दिखाया, मुझ पर तो क्या, आने वाली पीढ़ी पर भी उन्होंने विश्वास वो जगाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि पहली बार आप सिर्फ सामने वाले को हराना है तो इसके लिए आप आ जाएंगे राजनीति में और एक बार जरूर वो चमक हासिल कर लेंगे, लेकिन अगली बार आपको आपका वो रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगली बार आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। इसी के साथ आपके पास, मेरे पास और इस पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सबके पास महज 24 घंटे है, लेकिन उसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और जनता की सेवा में लगाना है वो सिर्फ आप भाजपा की सरकार से सीख सकते हैं। और आगे जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें हमारा यानी कि भाजपा की सरकार का साथ दीजिए, सब कदम से कदम मिला के चलिए। नमस्कार। नमस्कार।